आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, इस सेशन को शेयर करेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जहां कहीं भी होंगे अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, उसे प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम रेलवे के एग्जाम के लिए जो भी आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है या फिर एएलपी टेक्नीशियन जो भी आपके एग्जाम है, उनके लिए रोजाना 3:30 बजे प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। और इसी प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत हम रेलवे से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, आपका कोई भाई बंधु कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके पास ये सेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो जानकारी दे देता हूं कि हमारी एसएससी मेकर की ऐप पर हमने स्पेशली बच्चों की डिमांड पर आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हमने पायलट बैच स्टार्ट किया है। सीजीएल, सीएचएसएल के लिए हमने संकल्प बैच स्टार्ट किया है और आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। तो जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उस बैच में एनरोल करे, अपनी तैयारी को बेहतर करे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत इत्मीनान से चीजों को आपको पढ़ना है, किसी को जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजों को आराम से, आसानी से, तसल्ली पूर्वक पढ़ के आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम से या प्रमस्तिष्क से, दूसरा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क से, तीसरा ऑप्शन है मेडुला ओब्लोगेंटा से और चौथा ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस से। बता दीजिए किससे आपका सेरिबेलम आएगा, ये याद रखना। तो बता दीजिए किससे जो आपकी श्वसन क्रिया है वो कंट्रोल की जाती है। तब तक मैं आपको एक दो जानकारी दे देता हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको भविष्य में भी याद रहने लग जाए। अब देखो, आपको पता है कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन होता है, और एक आपका होता है हिंड ब्रेन। एक क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। 3 पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। आपने जो हिंड ब्रेन होता है उसके कितने फिर सब पार्ट हो जाते हैं, 3 सब पार्ट हो जाते हैं। एक होता है आपका मेडुला ओब्लोगेंटा, एक होता है पोन्स वेरियोला और एक होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम याद रखना, एक होता है सेरिबेलम। 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका मेडुला ओब्लोगेंटा, दूसरा आपका होता है पोन्स वेरियोला और तीसरा क्या होता है, सेरिबेलम। अब देखो, जो मेडुला ओब्लोगेंटा होता है इसका क्या काम होता है। ये जो मेडुला ओब्लोगेंटा होता है ये आपके शरीर में जो इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन होते हैं, इनवॉल्यूंटरी जो रिएक्शन होती हैं
उनको कंट्रोल करने का काम करता है। सर समझ में नहीं आया, इतनी इंग्लिश तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है, अनैच्छिक क्रियाएं। अब अनैच्छिक का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ऐसी रिएक्शन आपके शरीर में, ऐसी कोई भी काम जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे आपको उबासी आती है, आपको स्नीजिंग छींक आती है, आपकी पलकें झपक रही हैं, तो ये सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो याद रखना, जो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वाइटल, जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है, और दूसरा कौन सी होती है? एसेसरी, जो सहायक होती हैं। दूसरी क्या होती हैं? सहायक होती हैं। सर वाइटल क्या होती है? जैसे आपके शरीर के अंदर हार्ट की जो बीट बन रही है, हार्ट हृदय की जो धड़कन बन रही है, आपका हृदय धड़क रहा है, तो ये क्या है? आपकी वाइटल है। किसी दिन आपके दिमाग में ये खुरापाती विचार तो नहीं आया होगा कि आज आपका हार्ट का रोजाना धड़क रहा है, चलो आज इसके धड़कने को बंद कर देते हैं। या आप सांस लेते हो, श्वसन लेते हो, तो आपने सोचा कि रोजाना सांस लेते हैं, आज सांस नहीं लेंगे, तो ऐसा भी आपके दिमाग में नहीं आया होगा। सर हम भोजन खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, दिमाग में ये विचार भी नहीं आया कि आज हमने रोटी खाई तो कल इन्हीं रोटियों का प्रयोग कर लिया जाए। या एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन होता है, ये भी क्या होती हैं? वाइटल रिएक्शन होती हैं। क्या होती हैं? वाइटल रिएक्शन होती हैं। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, अगर मनुष्य के शरीर में नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? भगवान को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये वाइटल रिएक्शन होती हैं। और इन्हीं वाइटल और एसेसरी क्या होती हैं? जैसे आपको स्नीजिंग, छींक आ गई, अब ये तो है नहीं कि आज आपको छींक आ गई तो कल नहीं आएगी तो आपको मृत्यु हो जाएगी। आपको डकार आ गई, बर्फिंग आ गई, डकारना, ये कैसी क्रिया है? ये आपकी सहायक है, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आइज, पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, ये नहीं है कि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति तेजी से पलक झपकाते हैं, कोई आराम से पलक झपकाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर उनकी पलक नहीं झपकेंगी तो वो मर जाएंगे। या आपने देखा होगा कि आपको कोई याद करता है तो आप कहते हैं सर हमें हिकअप्स आते हैं, हिचके आते हैं। आप कहते हो कि मेरे किसी अजीज ने मुझे याद किया है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं बताऊंगा हिचकियां कब आती हैं। जब आपके डायफ्राम में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको हिकअप्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कैसी क्रियाएं हैं? सहायक क्रियाएं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कौन करता है। अब एक बात बताओ, आपके शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लिगेंटा। और रेस्पिरेशन कैसी है? आपकी अनैच्छिक क्रिया है, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लिगेंटा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? आपका सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? भाई आपको अल्कोहल प्राप्त करनी है सिरे से, तो इसको बनाने के लिए जो आप विधि अपनाते हैं वो कौन सी है? पहला है डिस्टिलेशन, दूसरा है हाइड्रोलिसिस, तीसरा फर्मेंटेशन और चौथा ऑक्सीकरण। बताइए कौन सी आपकी सही विधि है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आपको कमेंट करना है कि सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। तब तक मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जो शराब होती है वो कितने प्रकार की होती है। चलो सर, ये बात भी है कि शराब काफी प्रकार की होती है। आपके हिसाब से तो ब्लेंडर प्राइड की होगी, रॉकफोर्ड की होगी, या ब्लू लेबल की होगी, रेड लेबल होगी। नहीं मेरे भाई, जो शराब होती है वो एक तो होती है आपकी जहरीली शराब और एक होती है पीने योग्य शराब। एक तो जहरीली शराब होती है और दूसरी कौन सी होती है? तो याद रखना, पीने योग्य शराब होती है। पीने योग्य शराब होती है। 2 प्रकार की अल्कोहल होती है, एक तो जहरीली, एक तो ईटेबल होती है जो आप पी सकते हैं, और दूसरा आपका जहरीली होती है। तो जो मिथाइल अल्कोहल होती है, मिथाइल अल्कोहल होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे हम कहते हैं जहरीली शराब, क्योंकि लकड़ी से प्राप्त की जाती है। वुड स्प्रिट भी इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट इसे ही कहते हैं। एक होती है पीने योग्य, जिसे क्या कहते हैं? एथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहा जाता है जिसे। तो ये क्या होती है? तो याद रखना, पीने योग्य होती है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5OH, C2H5OH, और मिथाइल अल्कोहल का होता है CH3OH।
तो अगर आपको सिरे से अल्कोहल प्राप्त करनी है तो इसके लिए आप कौन सी विधि अपनाते हैं? सर फर्मेंटेशन अपनाते हैं, किण्वन विधि का प्रयोग करते हैं। मजा आ गया सर सारी की सारी बातों को सुनकर। साइंस इतनी आसान है आज हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुवीय रोग किस में पाए जाते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि बैक्टीरियल डिजीज किस किस में होते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल से देख के बताता हूं आपको। सर पौधे में भी जीवाणुवीय रोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं पौधे के अंदर। जब हम प्लांट से संबंधित बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पौधे में आपके 4 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो वायरल डिजीज होती है, किसी वायरस के कारण डिजीज हो जाती है, किसी बैक्टीरिया के कारण किसी पौधे में डिजीज हो जाती है, या फिर किसी फंगस के कारण डिजीज हो जाती है, या फिर किसी मिनरल्स या खनिज लवण के कारण उस पौधे में क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। तो सर पहला ऑप्शन तो हम सही मान सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, पशु के अंदर होते हैं, बिल्कुल होते हैं पशु के अंदर। आपने एक बोविस नाम सुना होगा, तो वो जो बोविस बीमारी होती है, अगर किसी पशु के अंदर बोविस संक्रमण है और उस पशु का हमने दूध पी लिया तो हम टीबी की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो पशु के अंदर भी होता है। और तीसरा एनिमल की तो अगर बात की जाए तो एनिमल में सर जो आपके एनिमल में तो होते ही, पशु की बात आ गई। तीसरा है सर मानव के अंदर, तो मानव में भी आपकी जीवाणु के कारण बीमारी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा गोनेरिया बीमारी, आपने नाम सुना होगा सिफिलिस बीमारी, आपने नाम सुना होगा सर टिटनस बीमारी, सर हमने नाम सुना है प्लेग बीमारी, हमने नाम सुना है डिप्थीरिया बीमारी, निमोनिया बीमारी। तो ये सारी की सारी बीमारियां किसके कारण होती हैं? तो याद रखना है सारी की सारी बीमारी आपकी जीवाणु के कारण होती हैं। तो ऑप्शन डी क्या आएगा? आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? पहला केस, दूसरा चर्म, तीसरा यकृत और चौथा नेत्र। बताइए सबसे पहले कि स्कर्वी रोग किस में होता है। सबसे पहले मैं तब तक 2-3 बातें बता देता हूं। आपसे कोई पूछे कि बालों का अध्ययन क्या कहता है? स्टडी अबाउट हेयर इज नोन एज, तो याद रखना बालों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रिक्नोलॉजी कहा जाता है। बालों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रिक्नोलॉजी कहा जाता है। सर चर्म का जो अध्ययन, स्किन का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना त्वचा का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का जो अध्ययन होता है ना उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना इपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपेटोलॉजी कहलाता है। सर नेत्र का, आंख का अध्ययन जो होता है, आंख का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? ओप्थल्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओप्थल्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये चारों के चारों बातों आपको याद रखनी है। अब देखो स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? स्कर्वी जो रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है? तो याद रखना चर्म को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। सर ये स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो याद रखना विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जीव संख्या संसार में सबसे अधिक होती है? भाई इनमें से किसकी जीव संख्या सबसे अधिक है? पहला है मछली, दूसरा नरीप, तीसरा सरीसृप और चौथा पक्षी। बताइए सबसे ज्यादा संख्या इस संसार में किसकी होती है? सही आंसर आपको करना है। तब तक मैं आपको 1-2 जानकारी दे देता हूं कि अगर मछली की बात की जाए, एक तो मछली ऑप्शन दे रखा है आपसे, एक ऑप्शन दे रखा है सरीसृप, रेप्टाइल्स ऑप्शन दे रखे हैं, और एक ऑप्शन दे रखा है पक्षी। एक ऑप्शन दे रखा है पक्षी। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक नरीप ऑप्शन दे रखा है, इसका कोई आपका औचित्य नहीं। सबसे पहले एक बात देखो, आपसे पहला ही ये पूछा जाएगा कि मछलियों का जो हार्ट होता है, मछलियों का जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर्स का होता है? तो याद रखना 2 चैम्बर्स का होता है।
उसके हृदय में 2 ही कमरे होते हैं, इसीलिए वो कभी भी बेवफा नहीं होती, वो केवल अपने पति से प्यार करती है। एक कमरे में तो अपना सामान रख लेती है, दूसरे में अपने पति का रख लेता है। तो मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। रेप्टाइल्स का जो हृदय होता है इसमें कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स। और पक्षियों के हृदय में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। और मनुष्य के हार्ट में भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा हालात कैसे है कि सुबह किसी का नंबर होता है, शाम को किसी का नंबर होता है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है कि किसकी जीव संख्या संसार में सबसे अधिक होती है, तो याद रखना उपरोक्त ऑप्शनों में से सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? मछलियों की होती है। किसकी होती है? मछली की संख्या सबसे अधिक होती है, लगभग 9000 के समथिंग मानी जाती है। तो याद रखना ऑप्शन ए क्या रहेगा? सही रहेगा। ऑप्शन ए क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट, पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पहला बाह्य दल, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा परागकोश और चौथा अंडाशय। बता दीजिए कौन सा आपका भाग है जो परागण पैदा करता है, वह कौन सा भाग है? सर उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना इस बात को क्या मैटर है। मैं आपसे कहूं कि मेल गैमिट सेल क्या होती हैं, मेल की जो गैमिट सेल होती हैं वो क्या होती हैं? इंग्लिश में लिख देता हूं, मेल गैमिट सेल। हिंदी में भी बताऊंगा, नाराज मत होना। मेल गैमिट सेल किसे कहा जाता है? तो मेल की जो गैमिट सेल होती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। सर जो नर जनन कोशिका होती है, नर जनन जो कोशिका होती है उन्हें क्या कहा जाता है? नर जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो याद रखना नर जनन कोशिका को कहा जाता है शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। सर ये शुक्राणु की फॉर्मेशन कहां से होती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? तो आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। सर ये टेस्टिस जो होते हैं इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये वृषण कहां पर होते हैं? तो सर ये वृषण जो होते हैं स्क्रोटम पार्ट में होते हैं। स्क्रोटम पार्ट में होते हैं। जो आपका वृषण कोश होता है, वृषण कोश वहां पर होते हैं। क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि वृषण कोश जो होता है ये हमारे शरीर से बाहर क्यों होता है? वृषण कोश जो होता है ये हमारे शरीर से बाहर क्यों होता है? क्यों होता है? इसके पीछे कारण होता है जो स्पर्म होते हैं ये हमारी बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है इससे कम तापमान पर जीवित रहते हैं। मान के चलो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? सर मानव शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो आपके स्पर्म होते हैं वो जीवित किस तापमान पे रह पाते हैं? लगभग 35-36 या ये कह लीजिए 34-35 या 30-32 के समथिंग मान लीजिए, 30 से और 35 के बीच में मान लीजिए। यही कारण है कि जो आपका स्क्रोटम जो वृषण कोश होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, वो नर के शरीर से बाहर लटकी हुई होती है ताकि वो स्पर्म क्या रह सके? जीवित रहे। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो वृषण कोश होता है इसका साइज बढ़ जाता है और सर्दियों में वृषण कोश का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ताकि टेम्परेचर क्या रह सके? मेंटेन रह सके। इसी प्रकार सर इस क्वेश्चन का इससे क्या संबंध था? सेम एज इट इज बात है। भाई आपसे पूछा जाए कि फ्लावर का, अगर फूल की अगर बात की जाए या प्लांट की बात की जाए, तो मेल गैमिट सेल क्या होती है? फ्लावर में मेल गैमिट सेल क्या होती है? तो मेल गैमिट सेल क्या होती है? तो याद रखना मेल की गैमिट सेल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपका पोलिन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूस पोलिन? तो जो आपके पोलेन ग्रेन होते हैं ये क्या होते हैं? मेल गैमिट सेल होते हैं। सर ये पोलेन ग्रेन कहां पर किस ऑर्गन में होते हैं? तो याद रखना किस ऑर्गन में होते हैं? सर ये एंथर में होते हैं। इसी एंथर को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो जब मैं आपसे फ्लावर की बात करूंगा तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताने का काम करूंगा। आपका जो मेल पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट के दोनों तरफ कलिकाओं के रूप में होता है जिसे एंथर कहा जाता है। उसी एंथर में 2 लोब पाए जाते हैं जिसके अंदर इस वजह से आपके पाउडर नुमा संरचना में क्या पाए जाते हैं? आपके पोलेन ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोलेन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी
आपका सही रहेगा। आज तो आपको केवल नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है कि एंथर, एंथर जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? एंथर होता है। क्या होता है? एंथर होता है। ओवरी तो आपको पता है अंडाशय कहा जाता है, और आपको पता है कि महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जहां पर अंडों का क्या होता है? निर्माण होता है। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आता है, मासिक धर्म चक्र आता है, प्रत्येक महीने अलग अलग ओवरी से एक अंडा निषेचित बाहर निकलता है, जिसके कारण आपका उनमें रजोधर्म आने की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा? सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्स इन द इनफ्लोरेसेंस? बताइए कौन से पुष्प का या किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? सर इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। आपको पता है कि जो फल होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सत्य फल होते हैं। सर ये बात तो आज पता चली कि झूठे फल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक तो सत्य फल होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? असत्य फल होते हैं। एक तो झूठे फल होते हैं और एक है सत्य फल होते हैं। चलो सर ये बात भी हमें पता चल गई। आपको सत्य फल का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए एक बार। सत्य फल का मतलब क्या होता है? सर जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उनका जो रिपनिंग होती है वो कहां पर होती है? ओवरी में होती है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवरी, अगर वहां पे कोई फल बनता है तो वो कौन सा कहलाएगा? सत्य फल कहलाएगा। ओवरी को छोड़कर अगर किसी अदर पार्ट में अगर फूल की अदर पार्ट में रिपनिंग होती है, परिपक्वता होती है, तो वो कौन सा कहलाएगा? असत्य फल कहलाएगा। सर ये बात सही है। तो इनमें से कौन सा आपका सत्य फल है या जिसका फूल पुष्प क्रम में होता है तो वो कौन सा है? पाइनएप्पल। कौन सा होता है? पाइनएप्पल। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के ये भी पूछ सकता था कि सत्य फल के एग्जाम्पल कौन से हैं, असत्य फल के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो आपको याद रखना ये आपका ट्रू फ्रूट का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में रस का आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है? पहला मज्जा, दूसरा पोषवाहा, तीसरा एधा और चौथा जाइलम। बता दीजिए कि जो रस होता है उसका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? सर जल की बात की जाए, रस की बात की जाए या लवण की बात की जाए तो इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम उत्तक करता है। कौन करता है भाई? जाइलम उत्तम करता है। ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। पौधे के अंदर 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जो आपका खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पादप के अंदर खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो कौन सा उत्तक करता है? फ्लोएम करता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो लोग थे वो आपको कहते थे कि कभी भी पौधे की छाल को नहीं उतारना चाहिए। आपसे कहा जाता था कि किसी भी पेड़ की टहनी को तोड़ दीजिए लेकिन उसकी जो छाल होती है उसे मत उतारिए, क्योंकि इसी छाल के अंदर ये जो छाल पेड़ का जो तना था, इस तने के ऊपर जो छाल होती है इसी के अंदर फ्लोएम टिश्यू होते हैं। फ्लोएम टिश्यू पादप के अंदर खाद्य पदार्थों का प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब अगर हमने उसकी छाल को या छोड़े को उतार दिया तो उसका जो फ्लोएम उत्तक थे वो नष्ट हो जाएंगे और पौधे के अंदर खाद्य पदार्थों का प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पादप क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झकड़ा जड़ वाला पौधा कौन सा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डेली लाइफ का क्वेश्चन है कि रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? पहला ऑप्शन है मटर, दूसरा सरसों, तीसरा सेम और चौथा गेहूं। बता दीजिए कौन सा पौधा रेशेदार जड़ों वाला पौधा है? सर हाल फिलहाल में बैसाखी आने वाली है और बैसाखी आती है 13 अप्रैल को। बैसाखी आती है सर 13 अप्रैल को, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि 13 अप्रैल से पहले रबी की फसलों का उद्धार कर दिया जाता है। सर रबी की फसल में एक फसल आती है गेहूं, और जब हम गेहूं की लावनी करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस पौधे की जो जड़ होती है उसमें रेशे होते हैं। जब हम इसे काटते हैं तो जो पौधा जड़ से उखड़ आता है, तो इसे क्या कहते हैं? आपका जकड़ा जड़ वाला पौधा कहते हैं। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है केवल वर्ग ए बी का, केवल वर्ग ए का, केवल वर्ग बी का, कोई भी रुधिर वर्ग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सरवग्राही रक्त कौन सा होता है? सरवग्राही रक्त कौन सा होता है? सर ये तो हमें पता है कि सरवग्राही रक्त कौन सा होता है, ए बी होता है। अगर ए बी सरवग्राही है तो इसे हम ए का ब्लड भी दे सकते हैं, बी का ब्लड भी दे सकते हैं, ए बी का ब्लड भी दे सकते हैं, और किसका ब्लड दे सकते हैं? ओ का ब्लड दे सकते हैं। सर 4 ही तो आपके मेनली ब्लड ग्रुप होते हैं, तो देख लीजिए केवल वर्ग ए बी का बिल्कुल सही है, ए का भी दे सकते हैं, केवल वर्ग बी का भी दे सकते हैं, कोई भी वर्ग रुधिर वर्ग इसको दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके लिए खुशखबरी ये है कि वो किसी का ब्लड ग्रुप भी क्या कर सकता है? ले सकता है। ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा? सही रहेगा। सर एक ब्लड ग्रुप और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सरवदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवदाता कहते हैं। और ये सरवदाता जो ब्लड ग्रुप होता है ये कौन सा होता है? ओ होता है। आपको ये कॉमन सेंस के पर्सन होती है, केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं, बाकी आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए। तो सरवदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? पहला अरु जांग में होती है, जबड़े में होती है, भुजा में होती है, गर्दन में होती है। बताइए सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बता दीजिए सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखना जबड़े की जो हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है? सबसे मजबूत हड्डी कहा जाता है। जबड़े की जो हड्डी होती है, जबड़े की जो हड्डी होती है इसे सबसे मजबूत हड्डी कहा जाता है। और दूसरा अरु जो जांग की हड्डी होती है, जांग की जो हड्डी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। थाई बोन कहते हैं। ये भी क्या होती है? सबसे स्ट्रोंगेस्ट होती है। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे स्ट्रोंगेस्ट प्रबल अस्थि कौन सी है, तो आपको दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन क्या कर देंगे? हम सही कर देंगे। पहला ऑप्शन क्या कर देंगे? सही कर देंगे। जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी है? जो जांग की हड्डी होती है वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पहला है यकृत के द्वारा, दूसरा हार्मोन के द्वारा, तीसरा अस्थिमज्जा के द्वारा, और चौथा हृदय के द्वारा। सर आरबीसी की बात कर रहा है, आपको कमेंट करके बताना है, तब तक मैं आरबीसी की थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। सर इस आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, कॉर्पुसेल्स कहा जाता है। सर आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक जो नेम होता है, वो क्या नेम होता है? तो याद रखना इसका जो वैज्ञानिक नेम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट्स होता है। चलो सर ये बात हमें पता चल गई। आरबीसी की जो शेप आपकी बात की जाए, आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता? नाभिक नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है। और जिस भी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे ग्रीव सेल कहा जाता है। तो बिना दिमाग की कोशिका कहा जाता है। तो हमारे रक्त की सबसे ग्रीव कोशिका किसे कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है। सर ऑन एन एवरेज हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 5 मिलियन होती है। कितनी होती है? 5 मिलियन होती है। किसमें? 100 ml हीमोग्लोबिन में। 100 ml हीमोग्लोबिन में 5 मिलियन होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। सर आरबीसी की फॉर्मेशन कहां पर होती है? यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहां पर होती है? तो याद रखना बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन डी सी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है, या माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान होती है? बताइए किसी बच्चे की जब, या कोई चाइल्ड जब जन्म लेता है या माँ के पेट में जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें किसकी संख्या ज्यादा होती है या किसकी संख्या में क्या फर्क होता है? तो याद रखना माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्स डिटर्मिनेशन
लिंग का निर्धारण, लिंग का जो निर्धारण होते हैं वो कौन करता है? तो याद रखना वो पिता के गुणसूत्र करते हैं। कौन करते हैं? पिता के गुणसूत्र करते हैं। पिता के गुणसूत्र करते हैं कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। और पिता के कौन से गुणसूत्र पे डिपेंड करता है? तो याद रखना एलोसोम पे। किस पे करता है? एलोसोम पे करता है। और एलोसोम कितने होते हैं? एक्स और वाई। अगर एलोसोम एक्स का संबंध एक्स से हुआ तो लड़की होगी, अगर एक्स का संबंध वाई से हुआ तो क्या होगा? संतान है लड़का होगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है? सर वो होता है, कहीं पे यहां पे आपका अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन दे रखा है, देखो कहीं पे नॉर्मली कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। नॉर्मली कितना होता है? 120/80 होता है। देखिए इसके समथिंग कहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसके सम आपको कहीं पे कोई ऑप्शन दिख रहा है? सर ऐसा तो कहीं पे ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो आप याद रख लेना कि मानव का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 होता है। ये भी हो सकता है कि आपको पेपर में 110 मिल जाए, 70 मिल जाए, 130 मिल जाए, 190 मिल जाए, लेकिन आपका ऐसा संभावना कम है। तो यहाँ पे ऐसा आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा जो इसके बराबर लग रहा हो। तो याद रखना इसमें आप चेंज कर लीजिए, 120/80 कर लीजिए इसे। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? सर ग्लाइकोजन किस में जमा होता है? पहला ऑप्शन है प्लीहा, दूसरा अग्नाशय, तीसरा अमाशय और चौथा यकृत। तो जो ग्लाइकोजन होता है ये कहां पर स्टोर होता है? यकृत में होता है। कहां पर होता है? यकृत में होता है। और इसी ग्लाइकोजन का मानव का संग्रहित खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव का संग्रहित खाना कहा जाता है, रिजर्व फूड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा? हीमोग्लोबिन का अर्थ है या हीमोग्लोबिन का कार्य है एमिनो अम्ल उपलब्ध करवाना, ये नहीं कर सकता। एंजाइम उपलब्ध करवाना, ये नहीं कर सकता। उत्सर्जन में सहायक नहीं। तो ऑक्सीजन लाने और ले जाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही रहेगा। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता? सर जो नाइट्रोजीनियस जो आपके वेस्ट अगर हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं तो हमारी किडनी काम करना छोड़ देती है, वृक्क काम करना छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? पहला है निकट दृष्टि रोग। सर ये हमें जन्म लेने के बाद होती है, जब हम मोबाइल पे रात को मैसेज खेलते रहते हैं, पूरी रात बातें करते रहते हैं तो हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। दूसरा ए रक्तताज, अगर लोहे की कमी हो जाए। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन है ए, हीमोफीलिया को वंशानुगत रोग कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम और लोहा। सर हड्डियों में पाई जाती है कैल्शियम। चलो बता देता हूं, हड्डियों में पाई जाती है कैल्शियम। जो आप रात भर किसी के लिए आंसू बहाते हो उसमें पाए जाते हैं जिंक। उसमें क्या पाए जाते हैं? जिंक। या जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके निर्माण में कौन सहायता करता है? जिंक सहायता करता है। सर हमारे दिमाग को तेज चलाने में कौन सहायक होता है? तो याद रखना सोडियम। और लोहा किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, आपके ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? कौन सा आपका अंग उपास्थि से बना होता है? याद रखना कान की जो ये लोर है जिसे आप इधर से उधर मोड़ सकते हैं। नाक की जो टिप होती है जो आपकी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, उपास्थि से बनी होती है। तो जीवा, नाक, चिंबुक और नाक। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो सर प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो याद रखना प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा? सही रहेगी। सर कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो याद रखना कार्ब्स की सबसे छोटी यूनिट होती है ग्लूकोज। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है? सर प्रोटोजोआ के द्वारा तो हमें कौन सी बीमारी होती है? तो इनमें से तो कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हमें वायरस के कारण होता है। निमोनिया हमें जीवाणु के कारण होता है।
हैजा हमें बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है, तो कौन सी बीमारी बच गई? मलेरिया बीमारी हमें प्रोटोजोआ के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मद विटामिन है? बता दीजिए कौन सा आपका मद विटामिन है? पहला किरेटिन, राइबोफ्लोविन, दूसरा इंसुलिन और तीसरा चौथा एड्रेनलिन। तो कौन सा आपका विटामिन है? तो याद रखना राइबोफ्लोविन। ऑप्शन बी क्या है आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो याद रखना चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन करके आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई।